नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हमारी सर्वप्रिय लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है सांध्य गीत। मालती जी को किसी परिचय की तो आवश्यकता नहीं है। उनके सारे किरदार हमें यूं लगता है जैसे हमारे आसपास के घरों में ही या हमारे घर का ही कोई व्यक्ति है। इतने उनके किरदार परिचित रहते हैं हमारे। कहानियाँ उनकी सामाजिक या घरेलू समस्याओं पर आधारित रहती है, जिनका कभी कभी वे हल भी सुझा देती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सांध्य गीत, जिसे लिखा है मालती जोशी जी ने और पढ़ रही हूँ मैं, अपर्णा रमेश। नेहा शाम 5 बजे से तैयार होकर बैठ गई थी। आज सैटरडे है, सुनील जल्दी आएंगे। शनिवार इतवार ये 2 दिन तो मिलते हैं कहीं जाने के लिए। 5:30 बजे सुनील घर में दाखिल होते हुए बोले, बस जल्दी से चाय पिला दो और तैयार हो जाओ। नेहा रुआंसी हो आई। उसकी 1 घंटे की मशक्कत पर पानी फिर गया। रोनी सूरत बनाकर बोली, क्या मैं तैयार नहीं लग रही हूँ? सुनील ने उसे गौर से देखा। ओह सॉरी, मेरा मतलब था कोई अच्छी साड़ी पहन लो। और उन्होंने नेहा के अलमारी से लाल बॉर्डर वाली पीली कांजीवरम निकाल कर दे दी। ये पहनो, गले में सेट भी डाल लेना। बाप रे, इतनी भारी साड़ी! जाना कहाँ है? किसी रिलेटिव के यहाँ? हाँ, रिलेटिव भी कह सकती हो। मैं जहाँ पहले पेइंग गेस्ट था ना, वहाँ जाना है। नेहा नए नवेले पति की बात को टाल नहीं सकी और तैयार होने चली गई। साड़ी की किनारी से मैच करता माणिक वाला लॉकेट डाला और कर्णफूल भी। नेहा पूरे रास्ते सोचती रही कि क्या इस तरह सज धज कर जाना अच्छा लगेगा। कहीं वे लोग ये ना सोच लें कि अमेरिका रौब डालने आई है। जो अपने दड़बे में एक कमरा किसी तीसरे के लिए खाली कर देते हैं, उनकी आर्थिक मजबूरी वह समझ सकती है। ऐसी जगह गहनों कपड़ों का प्रदर्शन क्या ठीक रहेगा? उसका मन संकोच से भर उठा। गाड़ी एक भव्य खूबसूरत बंगले के सामने जाकर रुकी। सुंदर लॉन और एक फूलों से सजा बगीचा और उसके बीच खड़ी वह भव्य कोठी। नेहा को लगा आउट हाउस में वे लोग रहते होंगे, पर सुनील ने सदर दरवाजे की ही घंटी दबा दी। एक लड़के से नौकर ने आकर दरवाजा खोला। हेलो छोटू, आंटी हैं? भीतर से आवाज आई, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। नेहा ने देखा, सुरुचिपूर्ण सजे हुए ड्राइंग रूम में अभिजात्य की प्रतिमूर्ति एक महिला बैठी स्वेटर बुन रही है। सुनील को कहना नहीं पड़ा, नेहा ने खुद ही आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उसका माथा चूमकर ढेर सा आशीर्वाद देते हुए बोली, सुनील, बड़ी सुंदर बहू लाए हो भाई। सुनकर नेहा शर्म से लाल हो गई। अपना सजना सवरना उसे सार्थक हुआ लगा। तभी एक लहीम शहीम महिला कमरे में आई। नमस्ते बुआ जी, सुनील ने कहा तो नेहा ने भी नमस्ते कर ली। तभी आंटी ने टहोका लगाया। बुआ जी हैं। नेहा ने इशारा समझकर उन्हें प्रणाम तो कर लिया, पर वह उन्हें इस घर से जोड़ नहीं पा रही थी। उन्होंने 50 का नोट उसे देना चाहा तो उसने कातर दृष्टि से सुनील को देखा। आंटी बोली, ले लो, बड़ों का आशीर्वाद यूं लौटाए थोड़ी करते हैं। बुआ जी ने उसकी बलैया लेते हुए कहा, छोटू हमें बताई कि सुनील बाबू नई बहुरिया के संग आए हैं, तो हम कहे कि हम देख आए। कैसी लगी? सुनील ने शरारत से पूछा। बहुत सुंदर है, बुआ जी बोली। फिर उन्होंने आंटी से पूछा, सुनील बाबू भोजन तो करी है ना? कछु स्पेशल बनी है का? जरूर, पहले चाय तो पिलाइए। आंटी का आदेश सुनकर वे भीतर चली गई। सुनील बोला, बुआ जी का काम बड़ा जोरदार है। शी इज हार्ड टास्क मास्टर। किचन ऐसे मुस्तैदी से संभालती हैं कि कुछ देखना ही नहीं पड़ता। और इन्हें बहू रसोई में पाँव नहीं देने देती थी। सोचो, इतने में छोटू चाय ले आया। ऐसा करो, तुम इसे अपना कमरा दिखा दो, मैं किचन देख लूं। मैं कुछ करवाऊं? नेहा ने पूछा। नहीं, अगली बार तुम्हारी मदद जरूर लूंगी, पर तब कांजीवरम मत पहन कर आना। जी मैं तो अक्सर सूट पहनती हूँ, पर आज इन्होंने जिद की कि साड़ी पहनो। उसने बिल्कुल ठीक किया, नई बहू ऐसे ही तो अच्छी लगती है। थैंक यू सुनील, तुमने मेरा इतना मान तो रखा। नेहा को लगा जैसे उनकी आवाज हल्के से कांप गई हो। सुनील के साथ वह ऊपर आई तो चकित रह गई। घर है कि महल? 4 विशाल बेडरूम्स, अटैच टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम
और बालकनी के साथ बाहर की तरफ चारों कमरों को जोड़ती हुई विशाल बालकनी जो तरह तरह के गमलों से सुसज्जित थी। हर चीज साफ सुथरी, सुरुचिपूर्ण। यह तो 3 स्टार होटल है। मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठी थी। यह इतना शानदार क्यों है पता है? यह आंटी के बच्चों के कमरे हैं। आंटी के बच्चे हैं? 3 हैं। 2 बेटे हैं। दोनों यूएसए में हैं। बेटी कनाडा में है। बेटे इन्हें सपोर्ट नहीं करते क्या? अरे वे चाहे तो बच्चों को खुद सपोर्ट कर दें। अंकल इतना छोड़ गए हैं। फिर यह पेइंग गेस्ट? अरे ये तो अकेलापन दूर करने का तरीका है। मुझे तो अचरज होता है कि आंटी इस उम्र में यह सब बवाल पाले हुए हैं। नहीं तो आमतौर पर औरतें तो ऊब जाती है। मेरी माँ खुद दिन में 3 बार कहती है कि इस चूल्हे चौके से मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी मुझे शायद। अरे भाई, दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है। तुम्हारी माँ पर यह काम लादा हुआ है, जबकि आंटी इसे स्वेच्छा से कर रही है। दूसरे आंटी करती थोड़े ना है, वो तो करवा लेती है। तुम्हारे भैया भाभी को भी सोचना चाहिए कि माँ की उम्र अब कष्ट करने की नहीं, सिर्फ सुपरविजन करने की है। रसोई में हेल्पर बहुत जरूरी है। वही तो, इतने दिन तक तो मैं थी वहां पे। अब शायद माँ अकेले ही खटती होंगी। माँ की याद आते ही नेहा का गला भर आया था। दोनों नीचे आए तो देखा आंटी मोगरे की कलियां चुन रही है। सोचा तुम्हारे लिए गजरा बना दूं बेटी। शुक्र है गजरे लायक तुम्हारी चोटी तो है, नहीं तो आजकल शादी के दूसरे दिन लड़कियां बाल कटा आती हैं। सुनील ने नेहा को जैसे ड्रेसअप होने को कहा। वह समझ गई थी कि लोग पुराने विचार के होंगे, इसलिए वह चोटी गूंद कर ही आई थी। अपने इस निर्णय पर उसने खुद को शाबाशी दी। वे लोग लॉन में आकर बैठ गए थे। नेहा बोली, आंटी आपका घर तो बहुत सुंदर है ही, बगीचा तो उससे भी बढ़कर है। यह बगीचा मेरी जान है, इसलिए जब कोठी बेचने की बात होती है तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। इतना सुंदर घर आप बेच देंगी? हाँ, जब तब बात उठती है। बच्चे बाहर चले गए हैं तो घर एक तरह से वीरान ही हो गया था। साहब के जाने के बाद तो इतने बड़े घर में अकेले रहना एकदम नामुमकिन था। बेटों के पास चली गई तो वहां भी मन नहीं लगा। उतनी फास्ट लाइफ हम लोग नहीं जी सकते। पहले दोनों जाते थे तो एक दूसरे का साथ होता था। बाद में तो मैं एकदम ही अकेली पड़ गई। वे लोग मेरे लिए कितना समय निकालेंगे और कैसे निकालेंगे? फिर सोचा कि अगर अकेलापन ही भुगतना है तो अपने घर में, अपने देश में क्यों नहीं? कम से कम यहाँ मेरी जड़ें तो हैं। उन्हीं दिनों बुआ जी मुझसे मिलने आई। बोली, सांस रहते अपना ठिकाना मत बेचना, नहीं तो मेरी तरह चक्कर घिन्नी हो जाओगी। ये बुआ जी आपकी ननंद है? हाँ, साहब की चचेरी बहन है। इनके पति नहीं रहे तो चारों बेटों ने खेत, घर, पैसा सब बेच बाच कर आपस में बांट लिया। तय हुआ कि माँ बारी बारी सबके पास रहेंगी। अपनी बारी से एक दिन भी ज्यादा कोई नहीं रखता था। 2 साल में ही हाफ गई बेचारी। बोली, यह परिक्रमा अब नहीं होती। मैं किसी एक के पास रहूंगी और सब लोग वहां पैसे भेजते रहना, पर हमेशा के लिए रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। उनकी कहानी सुनकर लगा, जब देसी बहू बेटों का यह हाल है तो विदेश में बसे बेटों से क्या उम्मीद की जाए? वहां तो बूढ़ों को घर में रखने का रिवाज ही नहीं है। फिर इसीलिए मैंने गेस्ट हाउस शुरू किया। हाँ, यही समझ लो, अकेलापन काटने का कोई साधन तो चाहिए ना। आप सोशल वर्क नहीं करती? सुनील ने आंखें तरेर कर नेहा की ओर देखा। सोशल वर्क मतलब झुग्गियों में जाकर पढ़ाना? ना बाबा, मैं घरेलू औरत हूँ। घर, बच्चे, यही मेरी जिंदगी रही है। ना कभी क्लब ज्वाइन किया, ना सत्संग में रुचि है। अब इस उम्र में नई आदतें नहीं डाल सकती मैं। आंटी, मैं कह रहा था कि आंटी जो कर रही हैं वह बड़ा पुण्य का कार्य है। घर से दूर रहने वालों को माँ का प्यार और घर का खाना, घर का माहौल दे रही है। यह किसी सोशल वर्क से कम नहीं है। तुम लोग मेरे लिए जो कर रहे हो ना, इसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। तुम लोगों ने मेरे जीने को नया अर्थ दिया है। नहीं तो बच्चों की गृहस्थी में फालतू सामान की तरह पड़े पड़े अपनी ऊर्जा बर्बाद करती रहती। मैं तो अपनी बेटी को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे दिशा दे दी। उसका देवर किसी ट्रेनिंग में 3 महीने के लिए आया था।
बिटिया ने लिखा कि अपना घर होते हुए बाहर रहे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसे निमंत्रित कर लो ना मम्मी। बेमन से ही मैंने हाँ कह दी। उसे ऊपर का कमरा दे दिया। दोपहर का खाना वह फैक्ट्री में खाता था, बस सुबह का नाश्ता और रात का खाना यहाँ होता था। साहब की मृत्यु के बाद मैंने रसोई में झांकना छोड़ दिया था। अब बेमन से देखना शुरू किया तो आश्चर्य कि मुझे उसमें रस आने लगा। मैं तरह तरह के नाश्ते बनाने में जुट गई हूँ। रात का डिनर शाही होने लगा। एक दो बार मैंने उसके मित्रों को भी दावत दे डाली। फिर उनमें से एक ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की और फिर सिलसिला चल पड़ा। मैंने बुआ को भी बुला लिया। फिर ये मेरे अकेले का बस का तो है नहीं। उनके बेटों ने तो खुशी खुशी भेज दिया होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि चलो बला टली। पर मैंने उन बेटों को छोड़ा नहीं। मैंने उन सबसे कहा कि माँ के लिए हर महीने पैसे भेजो। मैंने उनका एक अकाउंट भी खुलवा दिया है ताकि वक्त पर काम आए। अब ननंद भौजाई हम दोनों मजे में हैं। अच्छा आंटी, भैया लोग आएंगे तो परेशानी नहीं होगी? नेहा ने पूछा। अरे वे लोग आते ही कितना है, और आएंगे भी तो हमारे पास कितना रहेंगे। चंद दिनों की रौनक के लिए मैं घर को स्थायी सन्नाटा नहीं दे सकती। बातों में वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आंटी के ड्रीम हाउस के पंछी एक एक कर घर लौटने लगे। तब समय का भान हुआ। सबने सुनील और नेहा का स्वागत किया। उनको पता रहा होगा, क्योंकि कोई बुके लाया था तो कोई आइसक्रीम का फैमिली पैक। खाना शाही ही था। इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल नेहा ने पहली बार देखी थी। आंटी ने बताया कि उनके घर में हमेशा इतनी पार्टियां होती थी कि यह मेज भी छोटी पड़ जाती थी। टेबल को सुरुचिपूर्ण ढंग से लगाया गया। सुनील और नेहा की थालियों के सामने सुंदर रंगोली की गई थी। खाना तो सुस्वादु था ही। बुआ जी की स्पेशल कचौड़ी और खीर भी गजब की बनी थी। शादी के बाद नेहा कितनी जगह जा चुकी थी, पर ऐसा सहज आह्लादपूर्ण वातावरण कहीं नहीं मिला। ये घर ऐसा था कि यहाँ बार बार आने की इच्छा हो रही थी। चलते हुए आंटी ने चंदेरी साड़ी, बिछुए और चूड़ियां दी। उसने प्रणाम किया तो अंक में भरकर बोली, आती रहना बेटी। बेटे मेरे बहुत है, पर बहू फिलहाल अकेली तुम ही हो। आना तो है आंटी जी, आपसे कितना कुछ सीखना जो है। रास्ते भर नेहा के दिमाग पर खुशनुमा माहौल तारी रहा। उसने आंटी से कहा था कि आपसे बहुत कुछ सीखना है, पर उसका मकसद खाना बनाने से नहीं था। उसे तो आंटी से जीने की कला सीखनी थी। कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी एकाकी जीवन संध्या को आलोकित कर लिया है। उनके अपने छूट गए हैं, पर अपनी ममता का संचित कोष लुटाकर उन्होंने फिर से एक परिवार बना लिया है, बसा लिया है। उसके रहते तो वे कभी अकेली नहीं होंगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी सांदे गीत, मेरी आवाज में मैं अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वाकई आंटी ने कितना अच्छा रास्ता ढूंढ निकाला अपना अकेलापन मिटाने के लिए। अब तो उनके घर में हमेशा ही रौनक रहती है, वे कभी अकेली नहीं रहती। आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही बढ़िया सी एक और कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।